चैप्टर नंबर 12 एटम्स रिवीजन लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के वीडियोस देख लिए होंगे, प्रिपेयर कर लिया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम 12.4 एंड 12.4.1 के टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 12.4 इट इज़ बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आईएमपी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द पोस्टुलेट्स। 3 पोस्टुलेट्स हैं तो 3 मार्क्स में आने के चांसेस रहेंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन derive the expression of the radius of nth order stable orbit and the energy of electron in this orbit। top most MP question, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। फिर इसके बाद जो एनर्जी लेवल्स वाला टॉपिक है उसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। ऐसे ये क्वेश्चन उतना IMP नहीं है, लेकिन इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी का टॉपिक क्लियर हो जाए तो उस बेस पे MCQ पूछे जा सकते हैं। इस बेस पे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स दे के रखे 2 इलस्ट्रेशंस हैं 12.4 एंड 12.5 और एक्सरसाइज में 12.4 से 12.10 तक, मतलब यहाँ पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो फेल क्यों हुआ, रीज़न क्या था? तो सबसे पहले जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने जो बताया था अपना फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल मासिव सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन ऑर्बिट्स। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में और यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पार्ट, ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हो गया। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। बट यहाँ पे कुछ और बातें आ रही हैं। सी एज वी नो इफ एनी बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट एक्सेलरेट्स। आपको याद होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स अगर ये मूव कर रहा है यहाँ पर तो यहाँ पे सूडो फोर्स mv²/r ड्यू टू द एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पर। अब अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, दैट मीन्स हियर द इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग एक्सेलरेटेड मोशन। An accelerating charged particle emit radiation in the form of electromagnetic wave। अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो रेडिएशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो क्या करेगा, रेडिएशन करेगा। अब अगर वो रेडिएशन करेगा मतलब अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है, that means energy of electron will decrease continuously due to this radiation and radius also decreases। means अब ये इस तरह से सर्कुलर पाथ बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ ये जैसे से अपनी एनर्जी को रिड्यूस करता जाएगा इसका रेडियस भी कम होता जाएगा। मीन्स वो क्या करेगा, इनवर्ड हेलिकल पाथ बनाएगा इस तरह से। मीन्स अब इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा और ऐसे हेलिकल पाथ में मूव करेगा और फाइनली आके इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मीन्स ऐसा एटम तो हो ही नहीं सकता, स्टेबल है ही नहीं। सो हियर वी कैन राइट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन परफॉर्म स्पाइरल मोशन एंड फाइनली इट विल फेल डाउन इन द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा लास्ट में। मीन्स सच एटम कैन नॉट बी स्टेबल। तो पहली बात तो यहीं पे फेलियर हो गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कि ये एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, रेडियस कम होता जाएगा और धीमे धीमे आके क्या करेगा, न्यूक्लियस में ख़त्म हो जाएगा।
मीन्स एटम का वो स्ट्रक्चर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इसके बाद कुछ और बातें भी हैं। सी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द फ्रीक्वेंसी of the electromagnetic wave emitted by the revolving electrons is equal to the frequency of revolution. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एमिशन कर रहा है एनर्जी का, जब वो रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर, तो वो एनर्जी को जब वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इसकी फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होगी? इसके रिवोल्यूशन फ्रिक्वेंसी के। सपोज़ ये इसको घूमने का इसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जितनी भी हर्ट्ज़ में होगी, उतने हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का ही रेडिएशन करेगा। तो आप फिर से रीड करो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसके ऊपर से क्या कॉन्सेप्ट मिला फिर? एज द स्पायरल इनवर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पाथ, इलेक्ट्रॉन का अब पाथ कैसा हो गया? स्पायरल हो गया। कहाँ पर है? अंदर की तरफ है, मतलब ये स्पायरल इनवर्ड्स अंदर की तरफ आ रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस एंड एमिट्स लाइट विद चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अब वो क्या करेगा? अपनी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड दोनों को चेंज कर रहा है, तो उससे क्या होगा? जो भी एमिशन होगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। लेकिन जो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन टू द लाइन स्पेक्ट्रम वी ऑब्जर्व। हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया था, जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है? कंटिन्यूस होता है, फिक्स होता है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा अगर इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूस अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मालूम पड़ता है। किस बेस पे? ये जो हमने पहले ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रम, वो रिजल्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट के ऊपर से। मीन्स इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए कौन? रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, दैट्स वाई इट वाज फेलियर। आईएमपी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल आ रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये अभी हमने बात की यहाँ पे वो वाली क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दिस वन। Calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton in hydrogen atom। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वही। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी को फाइंड करना। फ्रिक्वेंसी किसकी निकालनी है आपको? जो लाइट बाहर एमिट हुई। तो अभी मैंने बताया जो रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग फ्रिक्वेंसी के। मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग फ्रिक्वेंसी निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ डेटा आपको डायरेक्टली यूज़ करना पड़ेगा। रेडियस क्या लोगे फर्स्ट ऑर्बिट का? तो इट इज़ 5.3 10⁻⁻11 मीटर। अभी हम इसकी बात की थ्योरी में इसको प्रूव भी करने वाले हैं। v कितना है? 2.2 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। पर ये हमने पहले के इसके इलस्ट्रेशंस में देख लिया, आपको बता दूँ यहाँ पर। सी, ये रेडियस हमने फाइंड किया था और ये वेलोसिटी। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 12.3 एक बार फिर से देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, वैल्यूज़ कहाँ से मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये दोनों वैल्यू हमने ले लिया। चलो लेट्स स्टार्ट। स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हमको क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करना है। तो अपना फॉर्मूला इट इज़ v इज इक्वल्स टू 2πr/t। 2πr मतलब सरकमफेरेंस हो गया इसका, तो सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस की तरह कर सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ से पूरा घूम के एक बार आएगा, तो मतलब 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक चक्कर लगाया मतलब कितना टाइम लेगा? तो पीरियडिक टाइम जितना लेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2πrf। फ्रीक्वेंसी f लिखो या न्यू लिखो। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सब जगह अगर ले लूँ तो क्या हो जाएगा? इट विल बी v/2πr। चलो वैल्यूज़ पुटअप करते सबकी। वेलोसिटी है 2.2 10⁻⁻⁷
+6. This is to 3.14. And what about the radius? It is 5.3 10 raised to -11. कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ 0.066 10 रेज टू 17 होगा. मीन्स आई कैन राइट 6.6 10 रेज टू 15 हर्ट्ज. ये फ्रिक्वेंसी आ गई किसकी? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की. अब ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी होगी. अब वहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उसको लिख देना पड़ेगा स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory, frequency of the light emitted is equal to the frequency of revolving electron. That means उसकी भी frequency 6.6 10 raised to 15 हर्ट्ज ही होगी, सेम वैल्यू. सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब बोहर्स पॉस्टुलेट आते हैं. देखो हम क्वेश्चन वाइज ही चल रहे हैं, टॉपिक हेडिंग दे के रखे हैं यहाँ पे सब. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया, फेलियर. अब कहाँ पर है? बोहर मॉडल पे पॉस्टुलेट्स का डिस्कस करना है हमको. सी बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट. पहला पॉस्टुलेट क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. एक्चुअली बोहर ने क्या बोला कि एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता. क्यों? अगर रेडिएशन कर रहा है एनर्जी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखा आपने, फेलियर. ये तो फेल हो गया. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एमिट करता रहेगा तो धीमे धीमे क्या करेगा? स्पाइरल पाथ में घूमते घूमते वो क्या आ पाएगा? सेंटर में आ जाएगा, न्यूक्लियस में. ये ख़त्म हो जाएगा. तो बोर ने सीधी सी बात, वही एनर्जी को वो एमिट ही नहीं करता. लो, वो एनर्जी को एमिट नहीं करता, तो इस टाइप के हमने ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट बोल दिया. तो अब फिर से एक बार देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी. मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से कि हर एक एटम के पास ऐसा सर्टेन स्टेबल स्टेट होगा. सो आई कैन राइट हियर, ईच एटम हैज सर्टेन definite stable states with definite total एनर्जी. मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये सब के सब इनके पास ऐसे स्टेबल ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और एनर्जी को एमिट नहीं करता, और उनके पास डेफिनेट टोटल एनर्जी भी होगी. हम जिसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड स्टेशनरी. हम उनको स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हैं. किसका? ऑफ द एटम. इज इट क्लियर कि भाई हर एक एटम के पास सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स हैं और उनके पास डेफिनेट टोटल एनर्जी होती है. उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम बोलेंगे. मतलब वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अपने में से कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं करता. ऐसा बोहर ने दिया. ये पॉस्टुलेट्स हैं, हम इस पर डिस्कस नहीं करें, डायरेक्टली समझ रहे हैं इनको. सेकेंड पॉस्टुलेट पे चलते हैं. सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस only in those orbits for which the angular momentum in integral multiple of h/2 pi. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल में होनी चाहिए. एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, नहीं हो तो चैप्टर नंबर 7th 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस देख लो एक बार.
तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, सो इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इज इक्वल्स टू NH/2 होना चाहिए। यहाँ पे h क्या है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका कॉन्सेप्ट मतलब ये क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया। क्वांटाइज्ड क्यों हुआ, ये n इंटीग्रल है 1 2 3 4 इस तरह से होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमते घूमते आगे जाएगा नहीं, डायरेक्टली नए ऑर्बिट में आ जाएगा। अब अगर आप एज्यूम करो कि ये कंटिन्यूस होता तो क्या करता, धीमे 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 ऐसे स्पायरल बनाते हुए फिर इस लेवल में आता, नहीं ऐसा नहीं है। तो बोर ने क्लियर कर दिया कि ऐसा ऑर्बिट है ही नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है, डिस्क्रीटनेस है। मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड है ये सारा का सारा। थर्ड पोस्टुलेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। देखो स्पेसिफाइड मतलब कोई फिक्स, नॉन रेडिएटिंग मतलब एनर्जी को एमिट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रह के, वो क्या है, डेफिनेट स्टेट है और डेफिनेट एनर्जी है उसके पास। टू अनदर ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, अब वहाँ से कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में आता है। देन फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर, फिर से एक बार बोल दूँ, क्या क्या उसने नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से एक दूसरे ऑर्बिट में है जो लोअर एनर्जी लेवल का है, तो क्या करता आने पर, फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी। अब वो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी एमिट कर रहा है फोटोन के फॉर्म में, उसकी एनर्जी किसकी इक्वल है, द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखो ये एक हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पर ये उससे भी हायर एनर्जी लेवल हमने बना लिया। इलेक्ट्रॉन सपोज इस हायर एनर्जी लेवल से यहाँ पर आ रहा है, तो यह करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। इसको मैं इनिशियल एनर्जी लेवल, इसको फाइनल एनर्जी लेवल कंसिडर कर लूँ। मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज HF इज इक्वल्स टू EI माइनस EF। ये जितना लिख रहा हूँ इसको तो लिखना ही आपको स्टेटमेंट के साथ, सिर्फ स्टेटमेंट बोला तो ठीक, लेकिन अगर बोला एक्सप्लेन तो इतना पोर्शन लिख देना बच्चों। सो दिस EI माइनस EF, where this EI is energy of initial state, and what is this EF, it is energy of फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट की एनर्जी हो गई। तो ये पोस्टुलेट्स तो इजी थे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, दिस इज टॉप मोस्ट MP 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए बराबर प्रिपरेशन कर लेनी है इसके। चलिए क्या दिया, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो nth ऑर्बिट में जो है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। से हियर derive the expression of the radius of nth order stable orbit and the energy of electron in this orbit. So let's start. सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली लाइन क्या आती है भाई, हम वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा, कि ये न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल एनर्जी लेवल है, लेकिन हमने यहाँ पे nth नंबर को कंसिडर कर लिया है। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने यहाँ पे कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है न्यूक्लियस से, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन है मतलब प्लस E रहेगा। इसका रेडियस हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज Rn, और इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको मैंने ले लिया Vn।
तो हम इस पॉइंट को लिख देंगे जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया, कंसिडर किया. लेट अस कंसिडर an electron in nth orbit is revolving around the nucleus of an hydrogen atom with orbital speed Vn. Radius of this orbit is Rn. हमने रेडियस कितना ले लिया उसका, Rn. लेट्स स्टार्ट. अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की. सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. तो एंगुलर मोमेंटम मीन्स L. तो हमने क्या बात कर ली यहाँ पे, ये NH/2π होगा. अभी हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए H/2π का. अब यहाँ पर बात आती है एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ MP. अब P की जगह मैं लिख सकता हूँ R और V. N nth नंबर, ये N है क्या, यू कैन राइट दिस N. व्हाट इज दिस N, नंबर है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेर N इज इक्वल्स टू 1 2 3 चलता रहेगा. क्या बोलते हैं इसको हम, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट. ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट है. ऑर्बिट के नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड टिल अप टू इन्फिनिटी. चलिए यहाँ पर हमने L निकाल दिया. अब इस पे से मैं सब्जेक्ट अगर लूँ तो स्पीड मिल जाएगी. मीन्स आई कैन राइट Vn एज सब्जेक्ट. सो दिस विल बी NH/2πm एंड हियर इट इज Rn. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 अपना. अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है. हमने इसके पहले की बार थ्योरी में डिस्कस किया हुआ. यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ mv²/r. और सेंट्रिक की तरफ कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो इसको बैलेंस करेगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन. तो वो अगर फोर्स को हम बैलेंस करते हैं तो वो mv²/r से बैलेंस होगा. n नंबर है, ध्यान रखना. और वो इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4πε0 e²/rn². कैसे निकाला हमने, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल है. यहाँ पे दोनों साइड अगर आप नोटिस करो तो ये Rn इस पावर को कैंसिल कर देगा. means you will have this mvn² is equals to 1/4πε0 e²/rn. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसकी ज़रूरत लगने वाली है भी आगे. नाउ हियर इस इक्वेशन में मैं इस v का वैल्यू रख देता हूँ. v कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है. सो दैट इज NH/2πm Rn². This is 1/4πε0 e²/rn. यहाँ तक हम आ गए. चलो इस स्क्वायर को सेट करिए यहाँ पर. ये बच्चों यहाँ पे m है, सॉरी दिस इज m. सो हियर इट इज m, दिस इज n² h² by 4π² m² Rn² is equals to 1/4πε0 e²/rn. अब जो भी कैंसिल हो रहा है दोनों साइड को कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं. चलिए 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, Rn है तो एक Rn कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर एक m कैंसिल हो जाएगा. रेस्ट ऑफ पार्ट पहले हम यहीं पे लिखते हैं. इट इज़ n² h² by πm Rn.
इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं यहाँ से आर एन को सब्जेक्ट ले लूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। इक्वेशन नंबर रख सकता हूँ मैं इसको थर्ड। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस रेडियस के लिए हम छोटा सा एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, हम अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, द रेडियस इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे हैं बोर रेडियस, और इसको हम सिंबल देते हैं ए नॉट से, एंड हियर इट इज नथिंग बट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम इस n की जगह पे 1 रखेंगे तो n स्क्वायर 1 हो जाने वाला है। इन सब की वैल्यूज पुटअप करते हैं, 6.625 10 raised to minus 34 होल स्क्वायर, दिस इज 8.85 10 raised to minus 12, दिस इज 3.14 इलेक्ट्रॉन का मास आएगा यहाँ पर, एंड दिस इज 1.6 10 raised to minus 19 होल स्क्वायर। इन सबको जब कैलकुलेट करोगे आप तो आपको मिलेगा 5.29 10 raised to minus 11 मीटर। इसको डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो। आ गया, देखो हमने ये रेडियस अभी इसके पहले के न्यूमेरिकल में भी लिखा था। सो दिस इज बोर रेडियस, इट इज 5.3 10 raised to minus 11 मीटर। इलेक्ट्रॉन का रेडियस मिल गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब हम एनर्जी के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स के, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप देखो इस एम वी स्क्वायर बाय एन को, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन बना के रखा है सेकेंड नंबर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन ई स्क्वायर बाय आर एन, यू कैन सी। तो ये हो गया ई स्क्वायर बाय आर एन, हमने पुटअप कर लिया। तो ये इक्वेशन हो गया आपका, इट इज ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ रहा है आर एन, 448 हो जाएगा ना, मीन्स 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद एज द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज बाय आर एन। अब आप नोटिस करो यहाँ पर जो K और U है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू कैन राइट दिस, U इज नथिंग बट यहाँ पे बाय 4 है, यहाँ पे मीन्स इट इज ट्वाइस ऑफ, मीन्स नेगेटिव ऑफ 2K लिख सकता हूँ मैं, ध्यान रखना। ये भी आ गया। सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों, इट इज K प्लस U। K कितना है, ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये कितना है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। कैलकुलेशन करोगे तो माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। देखो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं कि U की वैल्यू इट इज़ माइनस ऑफ 2E भी लिख सकते हैं, इट इज़ प्लस ऑफ 2E, सॉरी, मीन्स अगर चाहो तो K इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E लिख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो K और E सेम होते हैं पर नेगेटिव वैल्यू आएगा E के लिए। अब यहाँ पर इस R की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं हम, जो Rn हमको मिल रहा है, तो Rn को पुटअप कर दो। सो दिस इज माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट अबाउट दिस Rn, तो Rn यहाँ पे इन्वर्स में है, ध्यान रखना। तो ये जो Rn दिख रहा है ये वैल्यू इन्वर्स रख दीजिए, मीन्स n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आ जाएगा। सो हियर इट इज n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इसके ध्यान रखना। तो पाई पाई कैंसिल हो रहा है, देखो दिस पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है।
माइनस एम ई रेज टू 4 बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। हम इसमें अगर वैल्यूज पुटअप करते हैं सबकी, so this En is equals to minus mass of electron 9.1 10 raised to minus 31, it is 1.6 10 raised to minus 19 raised to 4 divide by 8, n square ऐसे रखेंगे हम, 6.625 10 raised to minus 34 epsilon naught, it is 8.85 10 raised to minus 12 whole square। when you will calculate, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन करोगे तो 2.18 10 raised to minus 18 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी बाय एन स्क्वायर। और जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो -13.6 बाय एन स्क्वायर ईवी। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड कर देना 1.6 10 raised to minus 19 से। नेगेटिव क्या शो करता है, हमने इसके पहले की थ्योरी में डिस्कस करे, लेकिन फिर से लिख देते हैं। नेगेटिव साइन शोज दैट, क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, उसके कंट्रोल में है। इस बेस पे एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 12.5, इसी बेस पे एक एक्सरसाइज में भी है, लेकिन उसको बाद में चलाएंगे अपने। क्या है क्वेश्चन देखो, अ 10 किलोग्राम सैटेलाइट, तो क्या गिवन है, मास गिवन, सबसे पहले हमने m लिख लिया, इट इज 10 किलोग्राम। सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर, एक बार चक्कर लगा ले रहा है, कितने टाइम में, 2 आवर्स, तो इसका टाइम ऑफ पीरियड हो गया, मीन्स 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हैविंग द रेडियस ऑफ, तो इसका रेडियस गिवन है, इट इज़ 8000 किलोमीटर, तो 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 8 इंटू 10 raised to 6 कर दो, ये मीटर में हो गया। Assuming that Bohr angular momentum postulate applies to satellites just as it does to an electron, मतलब यहाँ पर हमने सैटेलाइट को रिवॉल्व करा रहे अर्थ के अबाउट, तो उसको हमने ऐसे समझ लिया, देखो बताऊँ कि ये अर्थ है, इस अर्थ को हमने क्या समझ लिया, न्यूक्लियस समझ लिया। इसके अबाउट जो घूम रहा है सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को हमने इलेक्ट्रॉन समझ लिया, मतलब ये एक एटम की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की तरह। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, तो अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो ये कौन से नंबर की ऑर्बिट होगी जो इतना रेडियस रखती है, वो फाइंड करना है हमको। सो इट इज़ वेरी इजी, सिंपल एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। एज द एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला इज L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, इट इज M VN RN, हमने n रखा दोनों के लिए, भाई nth नंबर की ऑर्बिट बतानी है इसलिए। अब यहाँ पर व्हाट अबाउट दिस V, तो यहाँ पर v का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम पीरियड आ गया यहाँ पर, इट इज़ इनटू Rn। सो हियर मैं इस n को सब्जेक्ट अगर लेता हूँ, मुझे n फाइंड करना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 2 पाई, ये दोनों 2 पाई मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बी 4 पाई स्क्वायर, m एज इट इज़, हियर Rn स्क्वायर। नीचे यहाँ पर h इंटू टी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा t, इसके साथ मल्टीप्लाई, बस वैल्यूज पुटअप करते हैं बच्चों। सो दिस इज़ 4 पाई का वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर हो गया। मास तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सॉरी ये सैटेलाइट है 10 किलोग्राम। रेडियस कितना बताया था उसका, 8 इंटू 10 रेज टू 6, सो इट इज़ 8 इंटू 10 रेज टू 6 होल स्क्वायर, डिवाइड बाय h कितना है, so h is 6.625 10 raised to minus 34 and t time it is 2 into 3600।
कैलकुलेट करेंगे तो 0.53 10 रेज टू 46, मतलब सिस्टमेटिकली लिखूँ तो 5.3 10 रेज टू 45, मतलब अगर इसको हम ऑर्बिटल नंबर में देखें तो इतने नंबर का ऑर्बिट है ये, इतने नंबर पे जाके अगर इसको हाइड्रोजन एटम से मैं कंपेयर करता हूँ तो। कम टू दिस वन, न्यू टॉपिक, एनर्जी लेवल। कौन सा देख लो यहाँ पे, हमने पहले हेडिंग जो दी उसको देख लेते हैं। हेडिंग में अपना ये रहा टॉपिक, इट इज़ 12.4.1 एनर्जी। एक ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखना इस टॉपिक को, एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी समझनी है इसमें। लेट्स स्टार्ट। इसमें पॉइंट मैंने पहले से लिखा ही नहीं है तो अभी लिख के समझा देता हूँ आपको डायरेक्टली मैं। हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल, जैसे यहाँ पे हमने माइनस बताया, ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया ई का, ये देख लो। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3, जैसे जैसे n इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंक्रीज़ होने का मतलब माइनस में, इसलिए मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज़र होगा किसके, न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी वैल्यू बहुत 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 कम होगी। सो हियर वी कैन राइट energy of an atom is the least। देखो एटम की एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी पाएगा तो वो एक्साइटेड होके अपर लेवल में चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी किसकी हुई, एटम की हुई। किसकी हुई, एटम की एनर्जी हुई। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ एन एटम इज द लीस्ट when its electron is revolving in the orbit n is equals to 1। जब वो n is equals to 1 नंबर की ऑर्बिट सबसे उसकी कम एनर्जी होगी। देख लो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, फॉर्मूला आपको मालूम ही है दैट En is equals to -13.6 by n स्क्वायर। तो 1 के नेगेटिव में 13.6 और नेगेटिव में 3.4, तो बड़ा कौन सा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, माइनस में है, इसलिए यू नो बेसिक मैथ से मालूम होना चाहिए। तो n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, मीन्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो एटम किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। सो दिस स्टेट is called ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बताएगा ये, राइट। तो यहाँ पर किसके लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स बोहर रेडियस की बात कर रहे हैं, और एनर्जी कितनी है बच्चों, इट इज़ -13.6 EV बन जाएगा। ओके, अब मैक्सिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करने के लिए, तो इतनी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी दे दूँ तो उसकी 13.6 प्लस दे दूँ तो 13.6 प्लस और 13.6 माइनस दोनों मिला के 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब फ्री हो गया। तो फ्री हो जाने का मतलब यहाँ पर मैं उसको अनबाउंड एटम कह सकता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आयनाइज हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को ऐसे, दैट मीन्स द मिनिमम एनर्जी required to make electron free from the ground state of atom is 13.6 eV, which is called ionization energy of the
हाइड्रोजन एटम। मतलब इसको आयनाइज करना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उतने उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब ये आयनाइज हो गया, बाहर निकल गया। ओके, हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोजन के लिए किसी भी टाइप का हो, मतलब हाइड्रोजन की बात करें, सब क्या होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे। तो एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं, एट द रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब लगभग सब एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन अब अगर इसको बाहर से एनर्जी दी जाए, कैसे देंगे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आके टकराया एटम को, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लिया एटम के और क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मींस व्हेन हाइड्रोजन atom receive energy, then electron jumps into higher energy levels and the atom is said to be in excited state। आप समझे इस बात को कि नहीं? यहाँ पे मैं डायग्राम बना के समझा दूँ आपको कि कैसे, जैसे ये एटम ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, बाहर से कोई भी एनर्जी है किसी रेडिएशन के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, कोई इलेक्ट्रॉन ही चलाया, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ही चलाया और आके इससे टकराया, तो जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ये एक्साइटेड होगा और ये क्या करेगा, यहाँ से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। तो जब ये यहाँ से ऊपर जंप करता है तो ये कह सकते हैं एटम एक्साइटेड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। मीन्स क्या कहेंगे, एटम इज़ नाउ एक्साइटेड। तो जब ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होके n इज इक्वल्स टू 2 में गया हो तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। मीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर n इज इक्वल्स टू 2, E2 कितना हो जाएगा देख लो, 13.6/2 स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, आप डिवाइड करो -3.4 EV आएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स एनर्जी required to excite an electron in hydrogen atom to its first excited state is, कैसे निकालेंगे उसको, वो एनर्जी हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 3.4, इनिशियल थी 13.6, आई वैल्यू 10.2 EV। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी दोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। Similarly, second excitation energy क्या हो जाएगी, that will be E3 माइनस E1 आप कर दोगे, करेक्ट ना, E3 माइनस E1, और वो वैल्यू आपको मिलेगी 20.09 EV, और ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह से हम एनर्जी लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें से MCQ कैसे बन सकता है कि भाई फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ऐसे फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं आपको। तो अगर पूछा हो कि भाई फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो कैसे फाइंड करोगे आप,
तो E2 माइनस E1 कर दोगे। अगर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछिए तो क्या करोगे, E3 माइनस E1 कर दोगे। इस बेस पे फाइंड कर सकते हैं, इस बेस पे MCQ आएगा पक्का, प्रिपेयर कर लेना इसको अच्छी तरह से। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। नाउ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। 4th नंबर न्यूमेरिकल इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेरी बेसिक। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। मतलब इतनी एनर्जी, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस बता रही है। मतलब अगर हम ये बताएं कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई एक एनर्जी लेवल है, ये कोई दूसरा एनर्जी लेवल है, तो कोई भी बता दे। तो मैंने अगर इसको E1 ले लिया तो मैंने इसको En लिया, मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर है, और ये वैल्यू डेल्टा E गिवन है, इट इज़ 2.3 eV। ओके, what is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level। मतलब वो इस एनर्जी लेवल से जब वापस इधर आता है ग्राउंड लेवल पे तो कितनी एनर्जी देता है। अब ग्राउंड लेवल भी नहीं पता, नहीं कौन सा, ध्यान रखना, मैं इधर n इसको n डैश लूँ तो भी चलेगा, हमको तो E से मतलब है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ E गिवन है दैट इज़ 2.3 eV मीन्स 2.3 1.6 10 रेज टू माइनस 19 जूल कर सकता हूँ। चलो रेडिएशन है तो एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज E इज इक्वल्स टू HF। फ्रीक्वेंसी को F ने लिख के अपने लिखोगे चलेगा, इट इज E बाय H। E इट इज 2.3 1.6 10 रेज टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.625 10 रेज टू माइनस 34। सो F इज इक्वल्स टू, डिवाइड करते हैं क्या मिलेगा, 0.555 10 रेज टू 15 मिलेगा कैलकुलेशन से। तो आपको जो F वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ 5.55 10 रेज टू 14 हर्ट्ज़, ही इतनी वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? ये हो गया अपना फोटोन का फ्रिक्वेंसी जब ये रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पे। 5th नंबर न्यूमेरिकल, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, ये हमको मालूम है। फर्स्ट के लिए व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। बहुत ईजी, आप शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर E1 इज गिवन, या फिर सिंपल E रखोगे तो भी चलेगा। E इज माइनस 13.6 eV। कैलकुलेशन करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी हमने थ्योरी में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इट इज सेम एज द टोटल एनर्जी, पर उसका नेगेटिव होता है, मीन्स माइनस ऑफ E। माइनस 13.6 मीन्स आंसर इज 13.6 eV। बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज U, वो डबल होता है किसका, E का, टोटल E, लेकिन वो माइनस है, मतलब E के इक्वल होगा। तो दिस 2 माइनस 13.6 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 27.2 eV। सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चन है ये भी, और 12.4 भी MCQ टाइप क्वेश्चन दोनों बनते हैं। 6th नंबर, अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon, ग्राउंड लेवल मतलब n is equals to 1 में है, absorbs a photon which excites it to n is equals to 4, मतलब n is equals to 1 से कहाँ गया, n is equals to 4 में गया। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन, दोनों चीज़ फाइंड करनी। सबसे पहले ये जिस लेवल में गया उस लेवल की एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो हियर डेल्टा E, या फिर आप उसको E लिखोगे तब भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला उसके लिए कि भाई फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल। 13.6 बाय n स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली माइनस 13.6 है ही, फर्स्ट के लिए हमको मालूम है। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो क्या 13.6 बाय 16, ये प्लस हो गया 13.6, डिवाइड करिए इस वैल्यू को, इट इज़ माइनस 0.85
plus 13.6 means total value will be 12.75 approx 12.75 EV. This value means 12.75 into 1.6 10 raised to minus 19 जूल ऑफ एनर्जी है ये। मतलब जब वो एनर्जी लेवल 4 में गया फर्स्ट से, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी फोटोन की, वो उसकी एनर्जी मिल गई हमको, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसने। अब उसके लिए मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो बहुत सिंपल है, एज द एनर्जी ऑफ फोटोन, फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू HF, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, E बाय H। E is 12.75, 1.6 10 raised to minus 19, H is 6.625 10 raised to minus 34। कैलकुलेशन करेंगे इसका तो you will have 3.08 10 raised to 15 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब लैम्बडा वेवलेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं एज F into lambda is equals to C, that's why wavelength, it is lambda is equals to F by C। F है 3.08 10 raised to 15 divided by C, it is 3 into 10 raised to 8। तो lambda की वैल्यू मिल जाएगी आपको, it is 0.974 10 raised to minus 7 मीटर कर सकता हूँ मैं, या फिर इसको 9.74 10 रेज टू माइनस 8 मीटर भी लिख सकता हूँ, या फिर सिंपली 97.4 नैनोमीटर कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो जैसा भी आंसर लिखना हो, सब राइट ही है यहाँ पे। इसके ऊपर इट इज़ 974 एंगस्ट्रॉम भी कर सकता हूँ, तो ये भी ईजी है। तो ये भी न्यूमेरिकल अच्छा 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ सकता है, दे कैन आस्क। चलिए आफ्टर दिस 7th number, using the Bohr's atomic model calculate the speed, हमको speed निकालना है, of the electron in a hydrogen atom in n is equals to 1 2 3 levels, यानी तीनों के लिए फाइंड करना है। तो पहले हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकाल लेंगे स्पीड का, तो ईजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला लर्न हो तो बहुत अच्छा, पर नहीं लर्न हो तो आप 1-2 स्टेप शो कर सकते हो। हम पहले इसका पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं। एज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बात किया था काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू होता है माइनस ई, नेगेटिव ऑफ दैट। फॉर्मूला तो मैं दोनों का लर्न है, डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv², ये जो वैल्यू आपको दिख रही है नेगेटिव ऑफ, तो ये होता है माइनस, फॉर्मूला याद है ना, अभी हमने प्रूव किया था, देख लो एक बार फटाफट। इट इज़ 8 ε0² n² h²। हमको v फाइंड करना है, तो vn² इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ e⁴ 4 ε0² n² h² मीन्स vn इज इक्वल्स टू e² बाय, हमने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड, ε0² हट गया hn। अब अगर मैं वैल्यूज़ पुटअप करता हूँ सबकी, मतलब ये 1.6 10 रेज टू माइनस 19 होल स्क्वायर हो गया, ये 2 है, ये 8.85 10 रेज टू माइनस 12 है, 6.625 10 रेज टू माइनस 34, और n नहीं रखा हमने, nth ऑर्बिट को वैसे ही रखा। तो इसको सॉल्व करने पर हम vn को जब सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है 0.0218, कैलसी चलाना बच्चों, सॉल्व करना इसको बाय n। सिस्टमेटिकली अगर लिखते हैं तो ये vn इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.18 10 रेज टू 6 बाय n। अब इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे, बस अब नंबर लेते जाओ। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, सो v1 इज इक्वल्स टू 2.18 10 रेज टू 6 मीटर।
for n is equals to 2, V2 it is 2.18 10 raised to 6 by 2 means it will be 1.09 10 raised to 6 मीटर। n is equals to अगर हम 3 रख लेते हैं तो 2.18 10 raised to 6 by 3 कर देते हैं, it is 0.727 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड बच्चों, सॉरी स्पीड है ये। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला और फिर हमने सॉल्व किया। आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है ये 3 या 4 मार्क्स के लिए, ध्यान रखना। अब सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, बोलता है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज केसेस। हमको ऑर्बिटल पीरियड निकालना है, मीन्स टी निकालना है टाइम के लिए। अब ऑर्बिटल पीरियड का फॉर्मूला जो कर देखें तो हमको मालूम होना चाहिए वहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। पी पार्ट as v is equals to 2 pi r by t means t is equals to 2 pi rn by vn हो जाएगा। तो यहाँ पे rn और vn दोनों है, तो rn की वैल्यू को मैं फाइंड कर सकता हूँ किस तरह से, देखो यहाँ पर दिस इज 2 pi by vn। rn का मतलब क्या था याद करो, तो इट वॉज n स्क्वायर a नॉट। ए नॉट क्या है, बोर रेडियस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और वी एन को अभी रिसेंटली हमने प्रूव किया है, ये देखो वी एन वाली वैल्यू ये रही, इसको भी पुटअप कर देते हैं। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर 2.18 10 raised to 6 बाय एन। ये एन ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 3.14। बोर रेडियस था, इट वॉज 5.3 10 raised to -11, ऊपर चला गया तो ये n क्यूब हो गया, दिस 2.8 10 raised to 6। tn लिख देता हूँ क्योंकि nth ऑर्बिट की बात हो रही है। इन सारी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल हैव 15.3 10 raised to -17 n क्यूब, ये वैल्यू मिली। और सिस्टमेटिकली लिखोगे तो क्या, tn इज इक्वल्स टू 1.53 10 raised to -16 हो जाएगा बच्चों, -16 n क्यूब, ये मिल गया। बस अब वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स t1 इज इक्वल्स टू 1.53 10 raised to -6 सेकेंड ही मिलने वाला है, सेम 1 क्यूब करेंगे तो वही मिलेगा। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 it is 1.53 10 raised to -16, n cube है मीन्स 2 क्यूब करोगे, then you will have the answer 12.2 10 raised to -16 सेकेंड। एंड लास्ट में अगर मैं n इज इक्वल्स टू 3 ले लेता हूँ तो t3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1.53 10 raised to -16 है और 3 का क्यूब कर देंगे, यू विल हैव 41.31 10 raised to -16 सेकेंड। तो ये वैल्यूज हमको मिलेगी। तो आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2-3 बार इसको सॉल्व करना बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन है। इनर मोस्ट हमने डायरेक्ट को लर्न भी करके रखा हुआ है। तो इनर मोस्ट हो गया मतलब ए नॉट लिख सकता हूँ या फिर मैं R1 लिख सकता हूँ, दैट इज 5.3 10 raised to -11 मीटर। What are the radii of the n is equals to 2 and n is equals to 3? इनके लिए तो बहुत ईजी हो गया है, तो बहुत ईजी। कैसे, एज Rn is equals to, क्या था फॉर्मूला हमारा, इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर, लेकिन डायरेक्टली हमने क्या बोला, इट इज a नॉट n स्क्वायर। a नॉट क्या है, इट इज 5.3 10 raised to -11 n स्क्वायर, दिस इज Rn। चलिए वैल्यू पुटअप कर दे, MCQ टाइप क्वेश्चन हो गया। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, R2 इज इक्वल्स टू 5.3 10 raised to -11 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, कुछ तो होमवर्क करो।
5.3 10⁻⁻11, यहाँ पे 3 का स्क्वायर. यू विल सॉल्व दिस. करेक्ट है. नाउ 9th नंबर पे आते हैं. लेट्स स्टार्ट. 12.5 EV इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन. मतलब गैसियस हाइड्रोजन, गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन है एटम्स किसी रूम में, किसी कंटेनर में, और इतनी एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड किया, उसके पे गिराया. व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंस विल बी एमिटेड. मतलब जब ये एनर्जी इस पे गिरेगी इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइड होगा और हायर एनर्जी लेवल पे आएगा. तो पहले तो पता लगाओ कौन से एनर्जी लेवल पे जाएगा और वहाँ से कैसे आएगा, तब हम सीरीज़ की बात कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले जो एनर्जी गिवन है उस एनर्जी को लिख लेते हैं. तो क्या है एनर्जी? दैट डेल्टा ई इज इक्वल्स टू नथिंग बट 12.5 EV. चलो कैलकुलेशन करते हैं. चेंज इन एनर्जी या फिर एनर्जी डिफरेंस, इसका मतलब क्या है भाई? फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल. मुझे यहाँ पे फाइनल, अब फाइनल नहीं मालूम है तो मैं इसको EN लिखूंगा बच्चों. E2 भी क्यों लिखूंगा? सेकेंड में थोड़ी जा रहा है, तो हम इसको EN लिखने वाले हैं कि भाई कोई न्यू नंबर. तो EN क्या हो गया? इट विल बी E1 प्लस डेल्टा E. तो E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल कितना? -13.6, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है? इट इज़ 12.5. तो जो वैल्यू मिलेगी, जो आंसर मिलेगा, इट विल बी -1.1. अब यहाँ पर जो nth एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो तो वो क्या होगा? कुछ भी होगा, पर 13.6 बाई n स्क्वायर तो होगा. तो मैं अगर n स्क्वायर को सब्जेक्ट ले लूँ बच्चों, तो ये 13.6 बाई 1.1 मिलेगा. और ये वैल्यू जो मिलेगी आपको, जो भी आप सॉल्व करोगे, तो ये अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग, और जब उसका स्क्वायर रूट करोगे तो यू विल हैव 3.5. अब 3.5 तो कोई ऑर्बिट है नहीं, मतलब मैं इसको क्या थर्ड ऑर्बिट ले सकता हूँ, थर्ड ऑर्बिट. तो ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में गया और वहाँ से क्या करेगा? वापस आएगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन jumps into n is equals to 3 orbit from the n is equals to 1 orbit by absorbing the radiant energy. Now it come back and emits photons. अभी क्या करेगा? फोटोन एमिट करेगा, एनर्जी, ये रेडिएशन करेगा. अब जब वहाँ से नीचे आ रहा है तो कैसे आ सकता है? देखो समझाऊँ इसको मैं. ये कहाँ पर चला गया है? एक बार फिर से रियलाइज कर लो, इसको समझ लो क्या हो रहा है. ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज. साफ साफ बात हुई कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ थर्ड से या तो डायरेक्ट फर्स्ट में आ रहा होगा, एक केस ये हो गया. सेकेंड केस ऐसा है कि यहाँ से थर्ड से सेकेंड में आया और फिर सेकेंड से फर्स्ट में आया. तो 3 तरह का यहाँ पे रेडिएशन वैल्यूज हो सकती हैं, 3 डिफरेंट वेवलेंथ हो सकते हैं हमारे पास. तो हमको फाइंड क्या करना है? वो वेवलेंथ ही निकालना है. देखो वेवलेंथ, व्हाट सीरीज. तो सीरीजेस कैसे बन सकते हैं? थर्ड से 1 में आया, अब 1 में आने का मतलब होता है लेमन सीरीज, लेकिन थर्ड से सेकेंड में आया मतलब यहाँ पे बामर सीरीज. सेकेंड से 1 में आया मतलब लेमन सीरीज. तो लेमन सीरीज बन सकती है और बामर सीरीज बन सकती है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, फ्रॉम n is equals to 3 to n is equals to 1 gives लेमन सीरीज. तो फॉर्मूला बच्चों 1/λ. तो थर्ड से 1 में मैंने 3 लिख दिया. इट इज r 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर. r here it is 1/9. r it will be 8/9. जिसको बेसिक मैथ्स में गड़बड़ है उसके लिए स्टेप बढ़ा दूँ. मल्टीप्लाई किया हमने, 9/1 हो जाए, 9 - 1
बाय 9 मतलब क्या हो गया 8r/9 हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट ले लूँ λ31 को, इट विल बी 9/8r, 9 एज इट इज़, r एज इट इज़। यहाँ पे हम वैल्यू करते हैं किसकी, लिखते हैं r की। इट इज़ 1.097 10⁻⁷ Calculating, you will have 1.0255 10⁻⁻7 मीटर, या फिर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 103 नैनोमीटर अप्रॉक्स। तो ये हो गया लेमन सीरीज, थर्ड से फर्स्ट में आ गया तब के लिए। सेकंड क्या था बात बेटा, सेकंड हमने क्या बताया था कि थर्ड से सेकंड में आए, फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स 2 बामर सीरीज मिलेगा। चलो, सो 1/λ32 r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर 1/4 1/9। थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है पर टॉपिक बड़े हैं, एक साथ कवर हो जाएगा। 36। So λ32 it will be 36/5r। चलो कैलकुलेशन, 36 5 r कितना 1.097 10⁻⁷। कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल हैव अप्रॉक्स 6.563 10⁻⁻7 मीटर, मीन्स आई कैन राइट 656.3 नैनोमीटर। चलिए आफ्टर दिस अब कौन सी कंडीशन, तो एक तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, थर्ड नंबर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं कहाँ पे, अब सेकेंड से 1 पे जा रहा है। सो फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1 क्या देगा, गिव्स लेमन सीरीज। सो 1/λ21 it is r 1/1 square 1/2 square. So 1/λ21, this is r 1 minus 1/4, that means r 4 minus 1/4 means 3r/4. λ21 is 4/3r. homework try करना एग्जाम। 10th number numerical. In accordance with the Bohr model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius. तो radius given है orbit का, it is 1.5 10⁻11 मीटर। ऑर्बिटल स्पीड दे के रखी है 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। हमने भी किया था सम, याद है ना, सैटेलाइट वाला, सेम वैसा ही है, नथिंग इज डिफरेंट इन दिस, सेम उसी तरह से। सो स्टार्ट। एज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ L is equals to, it is NH/2π, क्या था भाई, it is mvr, आपको फाइंड करना n। चलो, it is mvn/rn, 2π भी ऊपर आ गया, डिवाइड बाय h। देखो वहाँ पर क्या ना v नहीं था इसलिए मैं उसको ट्रांसफ़र किया था। तो आई होप कैलकुलेशन कर सकते हो आप। कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.56 10⁻70। वो सॉल्व करना, डायरेक्टली कॉपी मत मारना, वैल्यू पुटअप करना, आंसर आएगा सेम।